सो हेलो वेलकम टू अगेन एन वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं साम्य अवस्था नामक चैप्टर का वन शॉट, इसका पार्ट 2 हो जाएगा दोस्तों। तो वन शॉट पार्ट 2 में हम लोग दोस्तों बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं इसको कवर करते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अम्ल क्षार युग्म ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा। अम्ल क्षार युग्म में ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा को समझते हैं। हालांकि इसको मैं आगे और समझाऊंगा। इसके 3 जो होते हैं, एक लुईस का अवधारणा होती है, एक आर्हेनियस की अवधारणा होती है और एक ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा होती है। बट इसको अलग से दे रखा है तो उसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। तो अम्ल क्षार युग्म में ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा क्या कहती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार दोस्तों क्या होता है, समझना ध्यान से। ब्रोंस्टेड लोरी कहते हैं कि अम्ल है, यानी कि एसिड वो होते हैं जो दोस्तों H+ को देते हैं, H+ दान करते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो H+ आयन दान करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका उल्टा कर दो क्षार। दोस्तों क्षार बेस क्या होते हैं, तो जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार। जो H+ आयन को ग्रहण करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझे दोस्तों, यहाँ पर तो हो जाएगा HCl अम्ल है, वो अभिक्रिया करता है H2O से जल से। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। HCl की अभिक्रिया मैंने करवाई H2O से। यहाँ पर दोस्तों H और Cl के बीच में बॉन्ड टूटता है, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। ठीक है, ये जो H+ होता है वो जुड़ता है H2O से। ठीक है, और Cl- अलग हो जाता है। Cl- जो होता है दोस्तों वो अलग हो जाता है, प्लस H2O H के साथ मिलकर के बनाता है H3O+। देखो ध्यान से, HCl ने H+ क्या किया, दान किया। HCl ने दोस्तों H+ क्या किया, दान किया। तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों H+ इसने दान किया, H+ क्या किया दोस्तों, दान किया। तो ये आपका कहलाता है अम्ल, ये क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है। और H2O जो था आपका, H2O उसने H+ को ग्रहण किया, उसने H+ को क्या किया दोस्तों, ग्रहण किया। तो ये जो आपका H2O होता है उसने क्या किया, H+ को ग्रहण किया ना, हालांकि इसका आगे बना हुआ है। तो H+ को ग्रहण किया तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्षार, यानी कि बेस। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों ये होता है ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा अम्ल और क्षार युग्मों में। या हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार की ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा आ जाएगी। ठीक बात है। अब हम लोग आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा जल योजन स्थिरांक। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जल योजन स्थिरांक। जल योजन स्थिरांक किसको बोलते हैं, तो जल योजन स्थिरांक को बोलते हैं दोस्तों, इसमें देखे जाएंगे, या इसको बोल सकते हैं Ka व Kb में संबंध। Ka और Kb में संबंध, इसके बीच में हमको संबंध देखना है। वही चीज़ होता है आपका जल योजन स्थिरांक। Ka व Kb में संबंध, Ka और Kb में संबंध। ठीक बात है, ओके। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, इन दोनों के बीच में संबंध होता है दोस्तों Ka × Kb बराबर Kw 10⁻⁻14। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, ये इनके बीच में रिलेशनशिप होता है दोस्तों। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको Ka होता है, वो क्या होगा, जहां हम लिख सकते हैं Ka क्या है, तो Ka दोस्तों हो जाता है अम्ल की आयनीकरण स्थिरांक। Ka हो जाएगा अम्ल का आयनीकरण स्थिरांक, अम्ल का आयनीकरण स्थिरांक। ठीक, Kb क्या होगा दोस्तों, क्षार का आयनीकरण। देखो A से हो जाएगा एसिड, B से हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्षार का आयनीकरण स्थिरांक। आया समझ में। और दोस्तों Kw क्या होता है, Kw जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका
H2O का आयनीकरण गुणनफल। H2O होता है जल, W का मतलब होता है वाटर, तो H2O का आयनीकरण गुणनफल या आयनीकरण स्थिरांक भी बोल सकते हैं इसको, आयनीकरण स्थिरांक या इसको बोला है गुणनफल, या इसको बोला है गुणनफल। ठीक है, तो ये होता है जल योजन स्थिरांक। दोस्तों यहाँ पर मैं वन शॉट करवा रहा हूँ, इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वही करवा रहा हूँ, और मैं पूरा डिटेल से दोस्तों यहाँ पे समरी नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरी। ठीक है, आई बात समझ में? तो वन शॉट में जो इम्पोर्टेंट होते हैं सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों आपने सीखा जल योजन स्थिरांक Ka और Kb होता है, उसमें संबंध क्या होता है, और आपने देखा कि इसके अंदर कौन कौन क्या है। Ka हो जाएगा अम्ल का आयनीकरण स्थिरांक, Kb हो जाएगा क्षार का आयनीकरण स्थिरांक, और आपका Kw क्या हो जाएगा H2O का आयनीकरण स्थिरांक, या इसको बोल सकते हैं आयनीकरण गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों विलेयता गुणनफल। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है दोस्तों विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल। ठीक है, इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर मल्टीपल की बात नहीं हो रही है, क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं, आपने नाम सुना होगा KSP, क्या नाम सुना होगा KSP, इसको क्या बोलते हैं KSP। S और P का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर K का मतलब होता है स्थिरांक, K का मतलब क्या होता है स्थिरांक होता है। दोस्तों ये क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास में कम घुलनशील, क्या कम घुलनशील यौगिक होते हैं दोस्तों, उसकी साम्य स्थिति के लिए उत्पाद होंगे जो बनेंगे, उनके आयनों का गुणनफल वो कहलाता है दोस्तों आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, रिएक्शन को समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों BaSO4। बाकी दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे आगे, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो एक टूटेगा Ba2+ में और एक टूटेगा SO4 2- में। अब KSP क्या होता है, विलेयता गुणनफल क्या होता है, तो दोस्तों आपका KSP हो जाता है जो उत्पाद बना है, एक तो बना है आपका Ba2+ और एक बना है आपका SO4 2-, इन दोनों का गुणनफल होता है। इस गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं KSP कहते हैं, विलेयता गुणनफल कहते हैं। अर्थात कम घुलनशील दोस्तों, कम घुलनशील आपका यौगिक है, उसकी साम्य स्थिति के लिए यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका उत्पाद है उनका गुणनफल कहलाता है KSP, यानी कि विलेयता गुणनफल कहलाता है। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे समझते हैं। इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, कम घुलनशील यौगिकों की संतुलन स्थिति यानी कि साम्य स्थिति के लिए उत्पाद आयनों की सांद्रता, हालांकि मैंने सांद्रता वर्ड यूज नहीं किया था लेकिन माफी चाहता हूँ, ये कहलाता है उत्पाद आयनों की सांद्रता। ठीक है, उनका गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। ठीक बात है। तो आपके पास में जो यौगिक है वो जो कि कम घुलनशील, अब इसकी साम्य स्थिति के लिए आपके जो उत्पाद बने हैं उनके आयनों का हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणनफल करते हैं। आई बात समझ में? सांद्रता का गुणनफल करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं विलेयता गुणनफल कहते हैं। ओके, आगे समझ में? आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है दोस्तों सामान्य आयन प्रभाव या सम आयन प्रभाव। इसको बोलते हैं दोस्तों कॉमन आयन इफेक्ट। दोस्तों ये जो टॉपिक होता है बहुत ही आसान होता है, कैसे समझने की बात है। देखो सामान्य सम आयन प्रभाव मतलब कि अगर आप लोग दो विलयन को मिलाते हो या फिर हम कह सकते हैं कि एक विलयन है उसके अंदर आप दूसरा विलयन को मिलाते हो, अगर कुछ आयन ऐसा होता है जो पहले से उपस्थित है उस विलयन के अंदर, तो उस कंडीशन में जो आपका दूसरा आयन जो मिला रहे हैं वो क्या हो जाता है, कम घुलेगा। क्योंकि दोस्तों जब समान समान आयन होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। आई बात समझ में? तो इस दौरान दोस्तों वो होगा वो अच्छे से नहीं घुल पाएगा, उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है, उसकी घुलनशील दोस्तों वो कम हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को रखता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों NaCl के विलयन के अंदर
NaCl के विलयन के अंदर मैंने किसको घोला, तो NaCl के विलयन के अंदर मैंने AgCl का विलयन घोला, या इसको उल्टा भी आप लोग लिख सकते हो कि AgCl का विलयन होता है उसमें अपने NaCl का विलयन घोला। तो अब यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है Cl, जो आपका माइनस होगा, Cl माइनस होगा, यानी कि क्लोरीन माइनस होगा। जो पहले से उपस्थित है, जो अगर अदर आने वाला होगा Cl माइनस, वो उसको क्या करता है दोस्तों, प्रतिकर्षण करेगा, या जिससे हमारे पास में दूसरे विलयन में दोस्तों वो कम घुल पाएगा। आई बात समझ में, घुलनशीलता कम हो जाती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं असामान्य आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। आई बात समझ में। डेफिनेशन को लिखता हूँ दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। जब किसी विलयन में पहले से मौजूद आयन को जोड़ने से विलयन की घुलनशीलता कम हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूंगा तो NaCl का घोल होता है, उसके अंदर हम AgCl को मिलाते हैं, तो दोस्तों AgCl की घुलनशीलता घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों NaCl और AgCl दोनों के अंदर Cl माइनस आयन होता है, वो कॉमन होता है, जो कि सामान्य होता है। आई बात समझ आए। तो दोस्तों ये होता है आयन मतलब सम आयन प्रभाव, सामान्य आयन प्रभाव। और दूसरा आपने पढ़ा विलेयता गुणनफल, और इसके अलावा आगे पढ़ा जलीय स्थिरांक, इसके अलावा आगे पढ़ा आपने ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे और टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्तों आगे समझते हैं हम लोग हेनरी का नियम। दोस्तों हेनरी ने क्या कहा उसको हम लोग समझते हैं। हेनरी होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी द्रव होता है, उस द्रव के अंदर गैस को मिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको दाब देना पड़ता है। यदि किसी में, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, एक बोतल है ऐसा, ठीक है, जो कि कोल्ड ड्रिंक वाला ही होता है। ओके, एक बोतल है ऐसा, इस बोतल के अंदर हम लोगों को जो मीठा पानी होता है, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मीठा पानी होता है ना, इसके अंदर मीठे पानी होता है दोस्तों। इस मीठे पानी के अंदर मुझे CO2 गैस को घोलना है। किसको घोलना है? CO2 गैस को डालना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बोतल को किसी हम मशीन के अंदर डालेंगे कि वो प्रेशर के साथ में इस CO2 गैस को क्या कर सकता है, भर सकता है। तो अब CO2 डालेंगे तो इसके अंदर हमको घोलना है मीठे पानी के अंदर, तो हमको देना पड़ेगा दाब। क्या देना पड़ेगा? दाब देना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर देना पड़ेगा, P देना पड़ेगा। अब प्रेशर जितना ज़्यादा देंगे उतना ही CO2 गैस होती है वो इस मीठे पानी के अंदर घुलती जाती है। और जैसा आपने देखा होगा शिकंजी होता है या जो कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें आप जैसे ढक्कन को खोलते हो तो वहाँ से आपको बुदबुदाहट के साथ में गैस बाहर नजर आती हुई दिखती है, ठीक है, या फिर महसूस होती है, आप बोल सकते हो। आई बात समझ में। तो दोस्तों यहाँ पर इस मीठे पानी के अंदर CO2 गैस को घोलना है तो उसके लिए दाब देना पड़ेगा। तो आपका हेनरी का नियम बस वही कहता है कि अगर हम किसी द्रव के अंदर गैस की घुलनशीलता की बात करेंगे तो उसके दाब के वो समानुपाती होती है, उसके वो दाब के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अगर मैं गैस की घुलनशीलता को दोस्तों यहाँ पर m से लिखूँ, अगर मैं गैस की घुलनशीलता को m से लिखूँ और दाब को p से लिखूँगा तो ये दोनों आपस में समानुपाती होगी। यानी कि हम जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतनी ही ज़्यादा दोस्तों गैस की घुलनशीलता बढ़ती जाती है। अब इसमें समानुपाती का चिन्ह जैसे हम लोग इसको हटा देते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, तो आगे लिखेंगे m बराबर KHP, ठीक है। यही होता है हेनरी का नियम या इसका सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये m क्या है, तो m हो जाएगा गैस की घुलनशीलता, और KH क्या होता है, तो KH होता है हेनरी नियतांक। P क्या होता है, आंशिक दाब, P होता है आंशिक दाब, ठीक है। बाकी M को दोस्तों कभी कभी C से भी लिख सकते हैं, तो M होता है, उसको C लिखो तो भी C सही है और M लिखो तो भी सही है, अलग अलग इसके सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा हेनरी का नियम, बस वही होता है हेनरी का नियम। अगर हम किसी पानी के अंदर, द्रव के अंदर गैस को घोलना चाहते हैं
तो प्रेशर देना पड़ता है। अगर जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ही दोस्तों गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है। ठीक बात है। अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ, देखिए दोस्तों आगे समझते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन को। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि इस नियम के अनुसार किसी गैस की घुलनशीलता यानी कि m किसी द्रव में सीधे तौर पर उस गैस के आंशिक दाब यानी कि P के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटेंगे तो KH आ जाएगा, जिसको हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट आगे टॉपिक हो जाएगा बफर विलयन। नेक्स्ट आगे टॉपिक हो जाता है बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है उसको समझते हैं। ये भी बहुत ही आसान होता है। बफर सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। क्या होता है समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास में दोस्तों कोई भी विलयन है, उस विलयन के अंदर pH का मान होता है वो स्थिर रहता है। कोई भी विलयन है मतलब ऐसा विलयन होता है, बफर विलयन होता है, वो एक ऐसा विलयन होता है जिसमें pH का मान होता है वो स्थिर होता है। ठीक है। अगर हम इसके अंदर प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की कुछ मात्रा भी मिला देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस विलयन को हम बोलते हैं बफर विलयन, और उसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया को बोलते हैं बफर क्रिया, बफर एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक बात है। तो मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ, देखिए दोस्तों बफर सॉल्यूशन होता है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसे विलयन जिनके pH मान निश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित होता है एवं प्रबल अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा डालने पर भी उनके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं तथा यह क्रिया बफर एक्शन कहलाती है। मतलब कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनका pH का मान निश्चित होता है, अगर इसके अंदर प्रबल अम्ल या क्षार डालेंगे उसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसी जो क्रिया होती है इसको बफर एक्शन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। उसमें पहला आ जाता है दोस्तों अम्लीय बफर। पहला आ जाता है अम्लीय बफर। तो अम्लीय बफर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अम्लीय बफर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कमजोर अम्ल प्लस लवण उनसे बना होता है। ठीक है, से बना होता है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय बफर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों, कमजोर अम्ल का हो जाएगा एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस लवण की जगह पर हो जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट, यह हो जाएगा लवण। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो जाता है अम्लीय बफर का। आया समझ में? दूसरा होता है दोस्तों क्षारीय बफर। दूसरा होता है क्षारीय बफर। क्षारीय बफर के अंदर भी सेम चीज होगी कि ये भी कमजोर क्षार प्लस लवण से बना होता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूंगा इसके अंदर तो हो जाएगा NH3 अमोनिया प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनसे ये बना होता है क्षारीय बफर होता है वो। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों अम्ल और क्षारक जो होते हैं उनकी अवधारणाएं। इसमें आ जाएगी आर्हेनियस अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा, और इसके बाद आ जाता है लुईस की अवधारणा। ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा के मैंने आगे आपको समझाया, बट ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा इसके साथ भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे टॉपिक हो जाता है नेक्स्ट अम्ल क्षार की अवधारणा। देखिए इसमें पहला आ जाता है आर्हेनियस अवधारणा। क्या आ जाता है दोस्तों? आर्हेनियस अवधारणा। आर्हेनियस जो होता है अवधारणा, इसको हम लोग समझते हैं। आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस होता है दोस्तों, इसके हिसाब से अम्ल वो होंगे
एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, मतलब कि अम्ल वो कहलाते हैं जो विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। तो अम्ल वो होते हैं जो विलयन में H+ प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। ये होता है दोस्तों वो इसका है, ठीक है। तो मैं ये लाइन खींच देता हूँ। एक चीज़ और आएगी, बाकी तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। क्षार की बात कर लेते हैं। आर्हेनियस के हिसाब से क्षार कौन होते हैं? तो जो विलयन में OH- आयन देते हैं, प्रदान करते हैं, जो विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं, इस चीज को हम बोलेंगे क्षार। ठीक, तो ये हो जाती है सबसे पहली अवधारणा आर्हेनियस की अवधारणा। इसमें अम्ल जो विलयन में H+ आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहते हैं, क्षार जो विलयन में OH- आयन प्रदान करे उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा। इसके बाद में आ जाता है लुईस की अवधारणा। इसको आगे कवर करते हैं, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। आर्हेनियस के बाद में सेकंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सेकंड हो जाता है दोस्तों ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। हालांकि ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा आप पहले थोड़ा उसके बारे में जान चुके हो कि ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है कि अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं, मतलब अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन दाता होते हैं, आयन दाता होते हैं। ठीक, और क्षार क्या होते हैं? क्षार जो H+ ग्राही होते हैं, H+ आयन ग्राही होते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? तो ये होगा क्षार। नेक्स्ट अवधारणा आती है तीसरी अवधारणा, जो कि दोस्तों लुईस की अवधारणा। लुईस की अगर मैं बात करूं तो लुईस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अम्ल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। अम्ल वे होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, और क्षार वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। ठीक है, ओके। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्षार क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, प्रदान करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्षार। तो ये हो जाती है अम्ल और क्षार की अवधारणा। अम्ल व क्षार की अवधारणा। ये कहाँ से रह गए बीच में? क्षारी बफर। ठीक है, हमारा टॉपिक ये था। तो दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि अम्ल व क्षार की अवधारणा, तीनों अवधारणा। ओके, आगे ऊपर जगह बची तो आगे और पढ़ाई करते हम लोग। देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं? इम्पोर्टेंट सूत्र बताता हूँ। ठीक है, IMP दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज बताऊँगा। ठीक है, IMP फॉर्मूलाज आ जाएंगे। इसके अंदर पहला फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों pH बराबर -log, ये अम्ल के लिए होता है, H+, ये अम्ल के लिए होता है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों POH बराबर -log OH, ये होता है क्षार के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? क्षार के लिए होता है। आई बात समझ में? ओके, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा जो सूत्र हो जाता है pH, अगर इन दोनों को मिलाए तो क्या होगा? वो pH + POH = 14। ठीक है, फोर्थ सूत्र हो जाएगा Kp और Kc में संबंध, Kp बराबर Kc
RT उसकी पावर हो जाती है डेल्टा n। ये मैंने आपको आगे बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों KSP बराबर प्रोडक्ट आयन, ठीक है, और इसकी पावर हो जाती है n। तो दोस्तों ये होते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। दोस्तों एक समीकरण होती है जिसे हम कहते हैं हैंडरसन समीकरण। क्या कहते हैं? हैंडरसन समीकरण। ये अम्ल के लिए भी होते हैं और दूसरा हो जाते हैं क्षार के लिए, दूसरी हो जाती है क्षार के लिए। दोनों में आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप अम्ल के लिए लिखना चाहते हो हैंडरसन समीकरण तो हो जाती है दोस्तों pH बराबर pKa प्लस log कॉन्जुगेटेड बेस डिवाइड बाय वीक एसिड, तो ये होता है अम्ल के लिए। pH बराबर pKa ये एसिड के लिए होता है, H मतलब अम्ल के लिए, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब संयुग्मन क्षार होता है, वीक एसिड मतलब कमजोर अम्ल होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्षार के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं POH बराबर, देखो POH हो जाएगा, pKa है तो यहाँ पे हो जाएगा pKb प्लस लोग का लोग ही रहेगा, कॉन्जुगेटेड यहाँ पे आ जाता है एसिड और नीचे आ जाता है वीक बेस मतलब होता है आपका क्षार, ठीक बात है यहाँ पे। तो ये होता है किसका सूत्र? ये होता है क्षार के लिए, ठीक है। बाकी ये व्यवस्थित आप लोग लिख लेना, जगह मैंने कम थी तो ऐसे लिख दिया है। तो दोस्तों ये होता है पूरा चैप्टर 1 शॉट में। इसका पार्ट 1 बनाया था मैंने और ये था पार्ट 2, जिसके अंदर आपको मैंने जो टॉपिक बाकी बच गए थे वो बता दिए। और इसी के साथ में ये पूरा आपका सिलेबस होता है क्लास 11 केमिस्ट्री का, वो फिनिश होता है। अब इसके बाद में मैं 10th वाले होते हैं, 12th वाले होते हैं और 11th वाले होते हैं, उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो करवाऊंगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।